गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं। ये हमारी तीसरी यूनिट यहाँ से शुरू हो जाती है। राष्ट्र शक्ति के ऊपर सीमाएं, लिमिटेशंस क्यों लगानी चाहिए। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि कोई जैसे राष्ट्र हद से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, कोई बिल्कुल निर्बल रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है शक्ति के मामले में, तो शक्ति का बैलेंस बनाने के लिए उस राष्ट्र शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं लगाने की ज़रूरत होती है। वो किन किन साधनों से लगाई जाती है, किस प्रकार लगाई जा सकती है, वो इस लेसन में डिस्कस होगा। तो राजनीति में शक्ति की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीति एक कला है और शक्ति राज्य द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की अक्षमता है। शक्ति वह योग्यता अथवा अक्षमता है जिसके द्वारा दूसरों के विरोध में भी अपनी इच्छा को दूसरे पर लागू किया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से ही राज्य अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को लागू करता है। स्वेजनबर्गर ने शक्ति को वह अक्षमता कहा है जिसके द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छा को थोपा जाता है। पीछे भी पढ़ा था ना, मोर्गेंथो ने कहा था कि शक्ति क्या है, जब हम किसी दूसरे के मस्तिष्क पर और व्यवहार पर नियंत्रण कर लेते हैं, है ना, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना। तो इसी प्रकार ये यहाँ भी यही करे हैं कि शक्ति वह अक्षमता है जिसके द्वारा हम दूसरों पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करवा सकते हैं उनसे कुछ भी। अगर हम शक्तिशाली है ना तो किसी को भी दबाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार अपने इशारों पर नचाएंगे। तो ऐसा ही देशों के मामले में जो शक्तिशाली देश होते हैं वो अपने इशारों पर नचाते हैं। भाई तुम्हारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर सैनिक प्रतिबंध लगा देंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं करोगे, हमारे फेवर में नहीं बोल लोगे, कहीं भी वोटिंग करनी होती किसी संगठन में, यूएनओ वगैरह में, तो अपने फेवर में करवाती। फिर अगर फेवर में नहीं हमारे मतदान किया आपने तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। तो इस प्रकार दूसरे को दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, जिसकी अवज्ञा की स्थिति में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। मोर्गेंथो शक्ति को दूसरे व्यक्तियों के मन और कार्यों पर मनुष्य की शक्ति के रूप में मानता है। शक्ति दूसरे प्रभाव और बल से भिन्न है क्योंकि इसमें दंड की अंश भी शामिल है और किसी को किसी चीज़ से वंचित करने का अंश भी शामिल है। भी किसी को दंड भी दिया जा सकता है, किसी चीज़ से वंचित भी, कोई पैसे दे रहे हैं, किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, वो मना कर देंगे, उससे वंचित कर देंगे पैसे से उसको। किसी को सैनिक मदद दी जा रही है, सैनिक देने से मना कर देंगे, तो वंचित करना हो गया ना। राष्ट्र शक्ति के कई तत्व हैं, उसमें उनसे शक्ति प्राप्त होती है और उनका विकास होता है, किंतु जो शक्ति को निर्धारित करता है वह शक्ति के इन तत्वों को केवल विद्यमान नहीं बल्कि इनका उचित प्रयोग है। भाई शक्ति ठीक है हासिल कर लो, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग गलत मत करो। किसी का शोषण करने में, किसी का नुकसान पहुंचाने में, किसी गरीब को दबाने में मत करो। पावर सब लेना चाहते हैं, सारे देश पावरफुल होना चाहते हैं, उस पावर को अच्छे रास्तों पर लगाओ। क्या नहीं कर भाई, नाटक में देखा होगा, किसी को कोई मतलब दैवीय शक्ति दे देंगे, फिर उसको बोलेंगे ना भी गलत यूज करोगे तो ये दैवीय शक्ति आपके पास से चली जाएगी। इसको मानव कल्याण में, समाज कल्याण में, भलाई के कार्यों में लगाइए, किसी की मदद करने में लगाओ तो उसका बेनिफिट होगा। तो इसी प्रकार ऐसे देशों को भी कहा जाता है कि अगर पावरफुल हो तो उसको किसी समाज के कल्याण में, दूसरे देशों की भलाई में लगाओ। लेकिन वो कई जगह उसका गलत यूज कर देते हैं। जैसे चीन पावरफुल हो रहा है, वो गलत यूज कर रहा है, कभी कोई वायरस बना देता, कभी कहीं कोई प्रशिक्षण कर देता है जिससे समाज को, दूसरे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नुकसान पहुंचा रहा है। वो किसी देश को नहीं, अपना नहीं नुकसान कर रहा है, वो हमारा भाई हम पड़ोसी हमारा कर रहा है, वो तो सभी मतलब उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, तो अपनी शक्ति का गलत यूज कर रहा है। फिर राष्ट्रीय शक्ति की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी देश के लिए अपनी शक्ति को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का तथा दूसरे राष्ट्रों को शक्ति को सीमित करना और कम करने का संघर्ष है। भी शक्ति के अपनी शक्ति बढ़ाना और दूसरे राष्ट्रों को मतलब अपने अंदर दबाना या उनकी शक्ति को सीमित करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शक्ति राजनीति पर कोई रोक नहीं लगाई है। प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ही योग्यता पर निर्भर करना पड़ता है। एक कमजोर देश विदेशी आक्रमण को नियंत्रित करता है और वह अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। भाई कमजोर राष्ट्र है, उसकी कोई मदद ही नहीं करता, तो आ रहेगा तो उसकी स्वतंत्रता खोगी, वो अधीन हो जाएगा किसी के। एशिया और अफ्रीका के देशों ने शक्ति की कमी के कारण ही स्वतंत्रता खो दी थी। भाई हम भी पराधीन हुए हैं अंग्रेजों के, और उससे पहले भी 9 शताब्दियों तक लगातार पराधीन रहे हैं, तो हमारे पास पावर नहीं थी। पावर होते हुए भी फिर एकता नहीं थी अपने, सभी राजे महाराजा आपस में खुदे लड़े रहा। अगर एक होते तो कौन विदेशी अपना यहाँ आक्रमण कर सकता और काबू कर लेता हमें, क्योंकि खुद अंदर की फूट डालो राज करके न चले गए यहाँ से। तो राष्ट्र शक्ति पर सीमा लगाने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसे न समाप्त होने वाली प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। भाई मैंने कर लिया परमाणु प्रशिक्षण, फिर दूसरा देश सोचता है उसने कर लिया मैं भी कर लूँ, फिर उसका देखे देखी, ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रतियोगिता है कि शक्ति वो कहा ना काले सिराला का बर्दा को नहीं,
कितना ही पैसा है जो अपने, फिर भी अपना और लगन रहेगी पैसे से पैसा कमा ले, और पैसा आ जाए और पैसा। ऐसे ही इन देशों को भी शक्ति और हासिल करे और इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाए और ज़्यादा हो जाए, इस तरह इनका लगता रहता है। जिसका अंत युद्ध में होता है। युद्ध का अर्थ विनाश, क्योंकि न्यूक्लियर शस्त्र सारी मानवता को नष्ट कर सकते हैं। भाई अब तो परमाणु हथियार चलेंगे और वो सारी मानवता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मानव के सामने एक ही मार्ग है और वह है सब अस्तित्व का। भी अपना अस्तित्व कैसे बचा कर रख सकते हैं, हम कैसे जीवित रह सकते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति पर कुछ सीमाएं लगानी आवश्यक है। ये राष्ट्र शक्ति की सीमाएं, राष्ट्र शक्ति पर कई सीमाएं हैं। यह सीमाएं किसी राष्ट्र की शक्ति पर रोक लगाती हैं। यह सीमाएं एक साथ कार्य करती हैं, लेकिन अनिवार्यतः सामूहिक रूप से कार्य नहीं करती। भी एक टाइम में एक लिमिटेशंस होगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व जनमत, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, शक्ति का संतुलन, प्रभुसत्ता और सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और भय। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जरिए कैसे हम राष्ट्र शक्ति के ऊपर अंकुश लगाएंगे, सीमाएं लगाएंगे। ओपनहेम के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय कानून उन परंपरावादी नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य देश अपने एक दूसरे के संबंधों में अपने ऊपर कानूनी तौर पर बंधनकारी समझते हैं। भी जब कानून बन जाए ना, तो जैसे रूल रेगुलेशन है, अपना आप पे हम सोच लिया मन में, हाँ भाई ये रूल बन रहा है तो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी विश्व के देश ऐसे समझने लग जाते हैं, अपने आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं। भाई कानूनों को नहीं तोड़ना हमें, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। राष्ट्रीय कानून अपने देश में है, हम उनको फॉलो करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी उसी तरह काम करते हैं जैसे एक देश के अंदर कानून काम करते हैं, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। एवाई योशिन्से के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों के संघर्ष और सहयोग के संबंधों के बीच उन नियमों का समूह है जो इन राज्यों के शासकों की इच्छा को प्रकट करते हैं और जिनको राज्य अकेले या सामूहिक रूप से बलपूर्वक लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? देशों के संघर्ष और सहयोग, विवाद और वाद विवाद चलते रहते हैं, सहयोग चलता है, उनके बीच में नियम बना दिए। भी कहीं संघर्ष हो रहा है तो उसको कैसे निपटाएंगे, कहीं एक दूसरे का सहयोग करना है तो उन किन नियमों के तहत हम किसी का सहयोग करेंगे। तो राज्य के शासकों की इच्छाओं पर जबरदस्ती नहीं थोपे जाते। अगर हम भारत को वो कानून अच्छे लगेंगे तो मानेंगे, पाकिस्तान को अच्छे लगेंगे तो पाकिस्तान मानेंगे। वो हमारे शासकों के, राज्यों के शासक, राज्य का मतलब देश, देश के शासकों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वो अकेला नहीं, उसको सामूहिक रूप से बलपूर्वक लागू करवाता है। फिर कोई मतलब यूएनओ कोई देश ना मानना है, जबरदस्ती कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर एक आधे के ऊपर, जैसे जब देश आज़ाद हुआ था, ये अपना सिक्किम है, हैदराबाद है, ये कई राज्य मना नहीं कर गए थे तो बलपूर्वक उनको अपने देश में मिलाया था। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून कई जगह बलपूर्वक भी लागू करने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कई बातों में अस्पष्ट और कमजोर हैं, किंतु युद्ध, शांति और तटस्थता के संबंध में यह लागू रहता है। स्थल और जल युद्ध के संबंध में 1899 और 1907 के हेम सम्मेलन और 1929 और 1949 के जिनेवा सम्मेलनों में कानून बनाए गए। इन कानूनों का पालन करने की आशा की जाती है, यद्यपि ये कई बार इनका उल्लंघन भी होता है। भी कानून देखो, यूएनओ से पहले भी कई बार कोशिश की गई है भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनावा जिसका सभी देश फॉलो करें, लेकिन करते नहीं, उल्लंघन भी कर देते हैं कई देश इनका। कई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करते। युद्ध में कई देशों ने चर्चों, अस्पतालों और स्कूलों पर बम गिराए, जबकि नियम ये बना गया है कि साधारण जनता का क्या दोष है, सैनिक से लड़ो। युद्ध के मैदान में, तुम युद्ध का मैदान है जहाँ, वहीं तो युद्ध करोगे, वहीं गिराओगे बम गोले वगैरह। आम जनता, ये सार्वजनिक स्थल हैं, चर्च हैं, विद्यालय हैं, या जो भी ये अस्पताल वगैरह हैं, उन निर्दोष व्यक्तियों ने क्या किया है? तो ये नियम बनाया गया है नैतिकता का, भाई युद्ध जो है वो युद्ध के मैदान में सेना के साथ करेगी, आम जनता को परेशान नहीं करोगे। जबकि कई देश ऐसे होते हैं युद्ध के दौरान वो चर्चों पर, अस्पतालों पर, जो भी विद्यालय होते हैं उनके ऊपर, स्कूलों के ऊपर बम गिरा देते हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में साधारण लोगों का जनवध किया, किंतु कानूनों के उल्लंघन का अर्थ यह नहीं कि कानून विद्यमान नहीं है, देश के कानून भी प्रतिदिन जोड़े जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय कानून एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने राज्य के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध वही होते हैं, सैनिक होते हैं या आर्थिक होते हैं, प्रतिबंध इसी तरह के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परस्पर व्यवहार में जो देश लगे हुए हैं, यह कानून उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। जनमत, प्राकृतिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व जनमत और अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राज्य द्वारा शक्ति दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। भी कानूनों के द्वारा किसी देश को शक्ति का उल्लंघन करने के लिए रोक सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, भी अपना देश में भी अगर कानून नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं हो जाएगी,
कानून है तभी तो हम डरते हैं, कानून ना टूट जाए, कहीं जेल में ना चला जाए, फांसी ना हो जाए, जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा, सजा हो जाएगी, है ना। तो कानून इसी प्रकार देशों के ऊपर भी कानून लगाए जाते हैं कि कहीं फिर हम विश्व दृष्टि में, संसार की दृष्टि में गलत ना साबित हो जाए, देशद्रोही ना बन जाए, सारा विश्व हम एक तरफ ना धकेल दे, हमारे साथ कोई किसी प्रकार का व्यापार नहीं करें, आयात निर्यात नहीं करें। तो अकेला एक देश कैसे अपना काम चला सकता है? किसी का काम नहीं चलता, चाहे कितना भी देश विकसित क्यों ना हो। उसको दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून भी फॉलो करने पड़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्यों से इस प्रकार की उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिए गए आदेशों के अनुसार करेंगे। यूएनओ का भी जैसे अपना देश का संविधान है ना, यूएनओ का भी संविधान है, उसको चार्टर बोलते हैं। जो जो चार्टर में आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का पालन करना होता है सभी देशों को। वर्तमान समय में परस्पर निर्भरता के युग में, परस्पर निर्भरता मतलब आपस में सभी निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर, अपना आप अकेला व्यक्ति या अकेला देश कोई कुछ नहीं काम कर सकता। युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विभिन्न राज्य अपनी अपनी शक्तियों पर प्रतिबंध अनुभव करते हैं। सन 1945 से विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जिन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का वर्णन किया गया है सभी राज्य उसका पालन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यवस्थित व शांतिपूर्ण ढंग से चलाने वाला एक विश्वव्यापी मंच है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये तो एक जरूरी रह गया ना, अमेरिका, तो उससे पहले तो मतलब जो ये था एक कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इतने देश मानते नहीं थे। अब जो है इसकी, क्योंकि ये अमेरिका में, इसका न्यूयॉर्क में मेन ऑफिस है और मोस्टली अमेरिका इसको ज़्यादा फंडिंग करता है, पैसे देता है, तो उसी की चलती है। तो उसके बाद वो अमेरिका जिस देश पर आक्रमण, जैसे तुमने देखा होगा अफगानिस्तान में से अब गया है 20-22 साल में अमेरिका अपनी सैनिक उठा ले गया ना, इसी तरह वो कार्रवाई कर देता कहीं भी, यूएनओ के जरिए करवाता है। वैसे तो कई देशों में तो वहाँ तो अफगानिस्तान में तो डायरेक्ट अपने ही सैनिक भेज रखे थे। तो विश्व लोकमत वह लोकमत है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। एक तो जनमत का, अगर अपने देश के अंदर भी वो पहले वोटिंग से पहले वोटिंग नहीं करवाते हैं, वोट पोल है वो, उसमें देखा अगर भी कितना तो किसने मिलेंगी, कौन हार गया कौन जाएंगे, जो चैनल नाड़े पहले नहीं बता जाएगा जनमत जान लिया है। तो ऐसे ही विश्व जनमत भी है भी। संसार में जैसे भारत है, कितने तो देश इसका पक्ष में है, इसके मित्र ला लो, कितने इसके दुश्मन है विपक्ष में है। उससे हमें अपने विश्व लेवल पर जनमत का पता चल जाएगा भाई हम कहाँ खड़े हैं, हमारे शत्रु कितने हैं, हमारे मित्र कितने हैं, हम किन देशों की गिनती में आते हैं, कमज़ोर राष्ट्र में आते हैं या मैत्रीपूर्ण राष्ट्रों में आते हैं, या भी किसी विकसित देशों के राष्ट्रों में कहाँ हमारी गिनती है। तो विभिन्न देश कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में एक जैसा सोचने लग जाते हैं भी। जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जैसे अभी आतंकवाद का लगा लो, आतंकवाद को सभी ख़त्म करना चाहते हैं। आतंकवाद के फेवर में जो ख़त्म करने के फेवर में जो बयान देगा तो मतलब अपना विश्व जनमत गिना जाएगा ना। जो उसका पक्ष में जनमत देगा तो ये लगेगा भी ये देश तो आतंकवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता, और जो ख़त्म करने के लिए बोलेगा वो लगेगा कि ख़त्म करना चाहता है। उससे उसका जनमत पता चल जाएगा उस मुद्दे का। जब किसी मुद्दे पर विभिन्न देश एक जैसा सोचने लग जाए तो जनमत हो है। जब किसी राज्य की कार्यवाही मानव विचार के विरुद्ध हो तो भिन्न देशों के लोग मतभेदों को बुलाकर उस कार्रवाई की निंदा करते हैं। भाई किसी देश के साथ कोई देश गलत कर रहा है ना, चाहे वो देश अपना दुश्मन भी क्यों ना हो, फिर भी नु कहेंगे ना देखो बेचारे के गलत हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कमज़ोर राष्ट्र है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, करते हैं ना। ऐसे ही जैसे कोई पड़ोस में कोई गलत हो रहा है, चाहे हम उसके साथ बोलना ना बोलना, लेकिन कोई उसके साथ दूसरा गलत कर रहा है, हमारी बेशक उसके साथ कोई बोलचाल नहीं हो, कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हो, फिर भी कहेंगे देखो उसके गलत हो रहा है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ही अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है या किसी प्रकार का उसका मतलब शोषण करता है तो सभी देश जो है, चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो, उस पर जो है उसकी कार्रवाई को गलत कहते हैं, भाई गलत को गलत बोलते हैं, है ना। तो ये कहें कि अपने मतभेदों को बुलाकर उसकी कार्रवाई की निंदा करते हैं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हम गलत बोलेंगे। जैसे अमेरिका ईरान को गलत बोल रहा है, चाहे हमारे अमेरिका के ईरान के साथ कितने गलत संबंध क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका तो उसके साथ गलत कर रहा है, तो आप ये तो कह सकते हैं देख गलत कर रहा है उसके साथ। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकतवर देश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर राष्ट्रों को दबाएगा। तो एक जैसा सोचने लगे। ऐसे मामलों के बारे में विश्व के अधिकांश लोग एक जैसा सोचने लग जाते हैं। शांति, युद्ध, शांतिपूर्ण से अस्तित्व आदि के मामले में विश्व के लगभग सभी देश जो है एक जैसा सोचते हैं, भी शांति बनी रहे, युद्ध खत्म हो जाए, शांतिपूर्ण
सा अस्तित्व, सबका अपना खुद का अस्तित्व, देश बचा रह जाए। तो ऐसा सब इसके बारे में एक जैसा सोचेंगे ना लगभग, तो इससे विश्व जनमत क्या मिलेगा कि सब युद्ध नहीं चाहता कोई भी देश, शांति चाहते हैं, शांतिपूर्ण से अस्तित्व चाहते हैं। युद्ध की विभिक्षा के कारण सभी लोग युद्ध के विरुद्ध हैं। भाई युद्ध जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, ये तो एक आग है, भड़कगी तो सारा ही संसार नष्ट हो जाएगा इससे। राष्ट्रसंघ का जन्म लोकमत के कारण ही हुआ था। राष्ट्रसंघ बनया था ये 1919 में। 1920 में जब 1918 का पहला विश्व युद्ध खत्म होया था, सेकंड सेम का पहला है अपना चैप्टर विश्व ये राष्ट्रसंघ ही पढ़ेंगे, एक यूनिट राष्ट्रसंघ के ऊपर है, वहाँ बताएंगे डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र का जन्म भी लोकमत के कारण ही हुआ था। फिर यूएनओ बनया 1939 में, ये भी लोगों की राय से ही बनया था। भाई ये तो युद्ध खत्म ही नहीं हो रहे, दूसरा फिर हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, अब तीसरा भी युद्ध हो गया था, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो लोगों ने विश्व जनमत के कारण ही यूएनओ की स्थापना की थी। महासभा को विश्व की खुली आत्मा कहा जाता है। तीसरे दशक में जापान का चीन पर आक्रमण, 1954 में जर्मन की विदेश नीति, 1936 में इटली का इथोपिया पर आक्रमण, 1956 में रूस द्वारा हंगरी की क्रांति को दबाना आदि मामले पर विश्व लोकमत प्रकट हुआ। वियतनाम युद्धों पर भी विश्व लोकमत ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, किंतु युद्ध बड़ी देर चलता रहा। वुड्रो विल्सन के 14 बिंदु अंतर्राष्ट्रीय लोकमत दर्शाते थे, लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा देर न रहा। विश्व लोकमत की कमजोरी के बावजूद भी देशों की नीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि विश्व लोकमत देशों की राष्ट्रीय शक्ति पर अवश्य रोक लगाता। भी संसार में कोई भी राष्ट्र बदनाम नहीं होना चाहता है ना, तो इसलिए जो है वो राष्ट्र शक्तियों के ऊपर रोक लगाते हैं। भी हम गलत नहीं कराएंगे, गलत कराएंगे तो एक तो देखो हम गलत करा तो समाज में, अपने परिवार में बदनाम हुआ, अपना गाँव में हुआ, फिर अपना स्टेट में हुआ, फिर देश में हुआ। इसी तरह कोई देश कुछ गलत काम करेगा तो वो अड़ोसी पड़ोसी देशों में बदनाम होगा, फिर दूर तक होगा। तो वैश्विक लेवल पर कोई भी बदनाम नहीं होना चाहता। कोई भी मतलब ऐसा गलत काम करने से फिर रुक जाते हैं वो भी, कहीं ना कहीं बदनाम ना हो जाए। कोई दूसरा देश हमारे साथ फिर किसी प्रकार के संबंध ही ना रखे हमें, क्योंकि संबंध व्यापारिक समझौते, संधि समझौते तो करने ही पड़ते हैं। तो अगर हम बदनाम होंगे तो कौन करेगा हमारे साथ संधि समझौते, है ना। जैसे चीन है, चीन जितना बदनाम है, पाकिस्तान भी, हम तो उसको बुरा ही मानते हैं, हमारे साथ गलत करता है। तो काफ़ी देश उनसे कुछ मांगता है, चीन पाकिस्तान मांगता है तो मना कर देते हैं। अब अमेरिका ने भी उसको आर्थिक मदद देने से मना कर दिया, भी नहीं तू ये आतंकवाद को पाल रहा है, आतंकवाद की हमेशा है मतलब तू पालन पोषण अपने देश में कर रहा है, तो तू गलत कर रहा है। तो वैश्विक लेवल पर उसका मतलब उसकी बुराई होने लग रही है ना, तो विश्व जनमत उसके खिलाफ होने लग रहा है। तो ये विश्व जनमत है, जब हम अच्छा काम कराएंगे तो अच्छा जनमत मिलेगा हमें, और गलत कराएंगे तो गलत, समाज में बदनामी होगी विश्व लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश सदा अपनी शक्ति को बढ़ाने में और दूसरे देशों की शक्ति सीमित करने में लगा रहता है। इस भावना को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ने अपनी भूमिका निभाई है। आधुनिक युग में भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वीडियो बंद हो गई थी बीच में, देखते हैं, व्यक्तित्व और समूहों को प्रभावित किया है। नैतिकता के पीछे बल यह है कि केवल शक्ति ही मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करती, किसी भी कार्य के लिए नैतिक दृष्टि से औचित्य प्रस्तुत करना पड़ता हिटलर जैसे तानाशाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का दम भरते हुए एक बार कहा, हम एक ऐसे राज्य के साथ राजनीतिक संधि नहीं कर सकते जो मानव समाज के प्राथमिक नियमों की परवाह नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का मतलब है कि अच्छा व्यवहार करना। एक वैसे भी तुम मोरल वैल्यूज जानते हो ना, भी किसी का बुरा ना करो, गलत ना बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, माँ बाप का बड़े का सम्मान आदर करो। तो इसी प्रकार वैश्विक लेवल पर भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की भी ज़रूरत है हमें। भाई जो मानव को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, मानव का शोषण कर रहा है, तो नैतिक थोड़ा नहीं है, अनैतिकता का व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है। युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर कई नैतिक सीमाएं होती हैं। इसका संबंध भू सैनिकों और अयोग्य अथवा लड़ाई की इच्छा न रखने वाली सेनाओं से संबंधित होता है। भी जबरदस्ती क्यों सैनिकों को युद्ध में भेजो जिसकी इच्छा ही नहीं है, जो नहीं जाना चाहता या अयोग्य है, युद्ध लड़ने में सक्षम ही नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसा भी समय था जब पुरुष, स्त्री और बच्चों की तानाशाही देशों द्वारा मार दिया जाता था या दास बनाकर बेच दिया जाता था, और इसकी कोई नैतिक प्रतिक्रिया नहीं होती थी। भी कोई देश नहीं बोला करे था भी गलत हो रहा ना हो रहा है, कोई अपना देश के अंदर मारो पिटो, कुछ काटो पिटो, जैसे हिटलर काटे करता मेरा, तो कोई कार्रवाई नहीं होया करती नैतिक उस टाइम पे। किंतु 30 वर्ष के युद्ध के क्षेत्र में यह महसूस किया। 30 वर्ष का युद्ध क्षेत्र कौन सा हो गया? पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो गया ना,
हैं 14 तो शुरू होकर 45 में ख़त्म होया, तो लगभग 30 वर्षों का युद्ध हो गया। तो 30 वर्षों के युद्ध के क्षेत्र में यह महसूस किया गया कि युद्ध दो देशों की जनसंख्या में नहीं होता बल्कि सेनाओं में होता है। भाई जनसंख्या को नुकसान क्यों पहुँचाओ हो? अब मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, युद्ध सीमाओं पर सैनिकों के बीच में होगा ना। हमारी तेरे मेरे पर के जो वहाँ के भी नागरिक हैं या हमारा हम नागरिक अपने देश के, इनमें हमारा क्या वो है, रोल नहीं है ना। तो अगर हम आम जनता को नुकसान पहुँचाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विरुद्ध है। भी नैतिकता क्या कहती है कि युद्ध सैनिकों के बीच में होगा, सैनिकों की योग्यता होगी जिसकी वो जीत जाएगा। इसलिए अब सैनिकों और साधारण जनसंख्या में अंतर किया जाता है। साधारण लोगों को युद्ध का निशाना नहीं बनाया जाता, उनको न मरना है और उन पर आक्रमण न करना एक नैतिक और कानूनी कर्तव्य समझा जाता है। उनको नहीं मारेंगे, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जैसे कहीं भी बम गोले वगैरह रख दे हैं आतंकवादी, कहीं रेलवे स्टेशन पर रख गए, कहीं बसीज में रख दिया, चर्च वगैरह या कोई भी बड़ी पैलेस होता है जहाँ भी मतलब आम इकट्ठे आम आदमी ज़्यादा होते हैं, जैसे ताज होटल पे किया था, तो ये गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विरुद्ध है। भी अगर उन्हें हमसे कोई दिक्कत है तो सैनिक भेजो, अपने सैनिकों के से लड़ो, सीमाओं पर विवाद करो, अपना वहाँ लड़ाई करो, युद्ध करो। तो अगर उनमें दम होगा तो वो जीत जाएंगे, अगर दूसरे में दम होगा तो दूसरा जीत जाएगा। ये आम जनता को नीचे नुकसान जो पहुँचाया जा रहा है ना, जो बम वगैरह डाले जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है जो हम ले होते हैं के खिलाफ हो। लड़ाई के दौरान जो भी बीमार हो जाए, घायल हो जाए और बंदी बना लिया जाए, उसको कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। भी मान लिया अपने देश के चले जावे हैं बंदी बनकर पाकिस्तान में या चीन में, या उनके अपना आज्ञा हैं नु कहें, कोई बीमार भी होगा उस टाइम, वो घायल भी हो सकता है, बंदी बनाया है तो घायल ही मिलेगा, वैसे तो कोई काबू आने वाला नहीं, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस इन नैतिक भावनाओं का चिन्ह है। 1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों में और जिनेवा के 1929 और 1499 के सम्मेलनों में युद्ध बंदियों से मानवीय व्यवहार करने संबंधी बातों पर विचार किया गया था। खींच दियो सारा, कितना हो रहा है, बस आज इतना ही।